आज के एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि आखिर असली वाला हिकारू मरा कैसे था। जो बिल्ली पहले हिकारू से दूर भागती थी, आज वही हिकारू के हाथों से मजे से चॉकलेट खा रही थी। पर जैसे ही हिकारू उसे टच करता है तो उस बिल्ली को कुछ तो अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। योशिकी कहता है, ऐसे थोड़ी प्यार करते हैं बिल्ली को। ये सुनकर अब हिकारू निराश हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चीजें हो रही हैं। फिर हिकारू आगे कहता है, उस दिन एक्साइटमेंट में आकर मेरे अंदर से कुछ घिनौनी चीजें निकलने लगी थीं। ये सब मुझे रोकना है। अब ये सुनकर योशिकी सोचने लगता है कि हिकारू बहुत मेहनत कर रहा है खुद को सुधारने के लिए। इतनी में ही उसे रेई की बात याद आती है कि इस गांव और शहर में जो भी चीजें भूतिया हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये फेक हिकारू था। इसके बाद स्कूल में हिकारू के क्लास के बच्चे किसी गाने की परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे और उनका असली परफॉर्मेंस करीब 2 हफ्ते बाद है। स्कूल खत्म होने के बाद यूकी और असाको आपस में बातें कर रही थीं। असाको बताती है कि क्लास सी का लड़का उसे पूरी क्लास के सामने आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर देता है और असाको उसे बुरी तरह से हरा देती है। जिसके बाद यूकी कहती है, अब मुझे घर निकलना होगा। और फिर वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करके घर जाने ही वाली होती है, तभी असाको को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई कह रहा हो, वो आ रही है, वो आ रही है। इसके तुरंत बाद ही असाको यूकी को रोकते हुए कहती है, तुम्हें ये रेलवे ट्रैक आज क्रॉस नहीं करना चाहिए। यूकी कहती है, फिर से? इसका मतलब असाको ने यूकी को पहले भी रेलवे ट्रैक क्रॉस करने से रोका है और क्योंकि असाको की इंटेंशन हमेशा सही रहते हैं, इसलिए यूकी रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करती और दूसरा रास्ता पकड़कर घर की तरफ निकल जाती है। असल में उस रेलवे ट्रैक पर कई सारे इविल स्पिरिट्स प्रेजेंट थे। इधर हिकारू योशिकी के घर मंगा पड़ रहा था। योशिकी उसे आज खाना यहीं घर पर खाने के लिए पूछता है, पर हिकारू मना कर देता है क्योंकि उसके घर आज हैमबर्गर स्टेक बनने वाले थे। नीचे किचन में योशिकी की बहन काओरो और माँ दोनों की आपस में नोकझोंक चल रही थी। काओरो चाहती थी कि वो समर फेस्टिवल में युकाता पहने, पर क्योंकि उनकी मम्मी सिलाई बुनाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें वो युकाता की लंबाई छोटी करने के लिए मिकासा से कहना पड़ेगा। काओरो चाहती थी कि ये काम उसकी माँ ही करे। वहीं दूसरी तरफ समर फेस्टिवल का नाम सुनकर हिकारू की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। जिसके बाद हिकारू, योशिकी और काओ तीनों एक साथ जाते हैं समर फेस्टिवल में। ताकेदा, मिकासा और ये बंदा अभी भी मिकासा के घर में थे, जो कि एक श्राइन था। ताकेदा बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि इंडो फैमिली को रिचुअल की जिम्मेदारी देना एक बहुत ही खराब आइडिया था। वो आगे कहता है, कोहितो तो खुद जाकर मर गया और पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे के ऊपर डाल दी। भले ही वो हिकारू वापस आ गया हो, पर वो पूरे 1 हफ्ते तक गायब रहा। मैं श्योर हूँ कि जितना रहस्य फैला हुआ है, ये जरूर रिचुअल फेल होने की वजह से हुआ है। इधर फेस्टिवल में कामयामा अपने फूड स्टॉल से खाना फ्री में देता है काओरो को। योशिकी नोटिस करता है कि कामयामा के गले में क्रॉस वाली लॉकेट थी। अब देखा जाए तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि अब जो भी चर्च को मानता होगा वो ये क्रॉस वाली लॉकेट पहनेगा ही। तो फिर योशिकी यहाँ चौंका क्यों? अब इस स्टोरी में चर्च का क्या कनेक्शन है, वो हमें आगे पता चलेगा। तो फिर जैसे ही वो लोग कामयामा से खाना लेते हैं, तभी उनके पीछे से 2 लोग गुजरते हुए कहते हैं, अरे ये लोग तो सुजिनाका के बच्चे हैं ना। इनकी बेटी सुना है अब तक स्कूल नहीं जाती। कैसी माँ है जो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकती। ये सुनकर योशिकी निराश हो जाता है क्योंकि ये लोग इसी की बहन के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ, योशिकी का पूरा नाम योशिकी सुजिनाका है। तभी उन्हें चीयर अप करने के लिए हिकारू कहता है, मुझे यार बर्फ का गोला खाना है। कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा है। योशिकी कहता है, वो श्राइन यानी कि मंदिर के पास है। ये सुनकर फिर हिकारू काओ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और फिर तीनों श्राइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर घर में ताकेदा कहता है कि हिकारू एक हाई स्कूल का लड़का है जिसके लिए ये रिचुअल वगैरह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और हम लोग चाहकर भी ये रिचुअल दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी नॉलेज केवल इंडो फैमिली के आदमियों के पास ही है। और अगर मान लो कि वो चीज माउंटेन से उतरकर यहाँ आ भी जाए, तब भी हम आखिर कर ही क्या सकते हैं। ताकेदा और मिकासा इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे, पर इस बंदे का ध्यान मस्त दारू पीने में था। जिसके बाद ताकेदा फिर उसे खूब गिरियाता है, जिस पर ये बंदा कहता है, अरे मेरे दारू पीने से क्या दिक्कत है? मुझे तो लगता भी नहीं कि जिस चीज के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो असलियत में है भी। जिस पर मिकासा कहता है कि ये चीज कुबिताची से 300 साल से जुड़ी हुई है और अब तक इस चीज को यहाँ पर रह रहे लोगों ने हमारे भले के लिए लॉक करके रखा था और जैसा कंडीशन इस समय यहाँ का है, अगर वैसा ही चलता रहा तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। ताकेदा कहता है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, पर फिर भी क्या हम ऐसे काम के लिए उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो वो आदमी बहुत गड़बड़ लगता है। वो यहाँ तक कि बिना चप्पल उतारे इस श्राइन के अंदर घुस जाता है। तनाका ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है, तुम लोग कितने रूड हो यार, देखो मैंने जूते बाहर उतार दिए हैं। तनाका कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने ये रिचुअल 300 साल तक कंटिन्यू रखा। जिस पर मिकासा कहता है,
बाहरी लोगों को ये रिचुअल शायद अजीब लगे, पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। तनाका फिर किसी दूसरे इंसानी औरत का सिर टेबल पर रखता है और बताता है कि जिसके पास भी ये खोपड़ी होगी उस आदमी से ताकतवर आत्माएं दूर रहेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि इंडो फैमिली माउंटेन पर रिचुअल करते समय इसका यूज करते होंगे। जिसके भी पॉकेट में ये औरत का सिर होगा वो बड़े आराम से बिना डरे उन पहाड़ों पर घूम सकता है। तनाका फिर पूछता है कि आखिर उस रिचुअल से होता क्या है, जिस पर मिकासा कहता है वो तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये हम पहाड़ के देवता के लिए करते हैं। तनाका भी समझ रहा था कि मिकासा झूठ बोल रहा है। वो कहता है तुम लोग तो बहुत बिजी रहते होगे, फिर ये पहले पहाड़ के देवता की पूजा, फिर ये आज लोगों का त्योहार। मिकासा कहता है देखो हमारा गांव बहुत छोटा है और ये त्योहार ही हमें बचा कर रखते हैं। हमने तो सुजिनाका की वाइफ कामयामा और यहाँ तक कि जो लोग विलेज के बाहर भी पैदा हुए थे उन सभी को बुलाकर ये फेस्टिवल मनाते हैं। तनाका कहता है तुम्हारा ये फेस्टिवल भी क्या उस माउंटेन गॉड के लिए है? जिसके बाद तनाका आगे कहता है टेक्निकली कुबिताची विलेज किबोग्यामा शहर से जुड़ा हुआ है और साथ ही आसपास के एरिया में एक छोटी मोटी कम्युनिटीज ही प्रेजेंट है। जिस पर ये पियक्कड़ बंदा कहता है हाँ सही कहा तुमने, ये सभी एक बहुत बड़ा विलेज हुआ करते थे। इतना कहते ही ताकेदा उसे चुप करा देता है। मिकासा कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर तनाका कहता है मुझे ये बात काफी अजीब लगी कि किबोयामा, आशिदोरी, उदाईकारी इन सभी रीजन में चर्च की भरमार है, पर इस कुबिताची विलेज में केवल ये एक ही निशियामा श्राइन है और एक भी चर्च नहीं है। अब तुम लोग समझे कि योशिकी हैरान था कामयामा के गले में क्रॉस देखकर। तनाका आगे कहता है तो इस श्राइन या फिर मैं कहूँ इस कम्युनिटी में तुम लोग आखिर किस चीज की पूजा करते हो? वहीं दूसरी तरफ हिकारू, योशिकी और उसकी बहन तीनों निशियामा श्राइन की तरफ बढ़ रहे थे जहां तनाका और बाकी सभी मौजूद थे। मिकासा तनाका के सवाल का जवाब देते हुए कहता है उस माउंटेन पर जो भी चीज है वो हमारे विलेज से जुड़ी हुई नहीं है। जिस पर वो पियक्कड़ आदमी कहता है तुम्हारा उस चीज से मतलब नून की समा से तो नहीं है? ये बंदा जब भी बोलता है मिकासा और ताकेदा इसे बार बार चुप करा देते हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार भी यही हुआ। योशिकी श्राइन के करीब पहुंच चुका था, पर जब हिकारू अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है तब तनाका का बैरियर जो कि उसने निशियामा श्राइन के चारों तरफ लगाया था उसकी वजह से हिकारू अंदर नहीं बढ़ पाता है और इस चीज का आभास तनाका को भी हो जाता है और फिर वो जल्द से जल्द अपना हैमस्टर उठाकर बाहर जाने के लिए भागता है क्योंकि तनाका का बैरियर डैमेज भी हो चुका था। अब क्योंकि हिकारू तो अंदर आ नहीं सकता था इसलिए वो योशिकी से कहता है कि मुझे पॉटी जाना है तो तुम बर्फ का गोला मेरे लिए खरीद कर ले आओगे क्या? हिकारू फिर अपना हाथ देखता है जो कि थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था तनाका के बैरियर की वजह से। हिकारू खुद से ही कहता है आखिर ये बैरियर यहाँ लगाया किसने? जिसके थोड़ी देर बाद ही योशिकी नदी के किनारे बर्फ का गोला लेकर हिकारू का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ तनाका पागलों की तरह उस चीज को ढूंढ रहा था जिसकी खोज में वो यहाँ आया था और उसे यकीन था कि वो चीज आसपास ही है। हिकारू कहता है एक बात बताओ, आखिर तुमने पहचाना कैसे कि मैं रियल हिकारू नहीं हूँ? योशिकी कहता है मुझे तब पता चला जब मैंने हिकारू की डेड बॉडी देखी। जब हिकारू गायब हुआ था तो कुछ लोग योशिकी के घर आते हैं हिकारू को ढूंढते हुए, जिसके बाद उन्हें भी अंदाजा लग गया था कि हिकारू उसी माउंटेन पर गया होगा। योशिकी की माँ उसे वहां जाने से मना करती है, पर फिर भी योशिकी नहीं मानता और उस मूसलाधार बारिश में वो निकल जाता है उस माउंटेन पर हिकारू को ढूंढने के लिए। वहीं पर ताकेदा और मिकासा भी हिकारू को उस माउंटेन पर ढूंढ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ योशिकी भी उसी माउंटेन पर हिकारू को ढूंढ रहा था, जहां पर फाइनली उसे हिकारू की लाश मिलती है। योशिकी फिर सोचता है कि वो वापस जाकर सबको बताएगा हिकारू के बारे में, पर अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो किसी तरह वापस अपने घर पहुंच पाता है। जिसके बाद योशिकी कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और जब उसकी आंखें खुली तब योशिकी की मुलाकात इस नए हिकारू से होती है। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ योशिकी आगे बताता है कि कुछ और भी चीजें थीं जो अलग थीं, पर शायद ही कोई नोटिस कर पाता है कि तुम रियल हिकारू नहीं हो। हिकारू कहता है और ये बात तुमने 6 महीने तक छुपाकर सीक्रेट रखी? योशिकी कहता है इसी चक्कर में तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब ये फेक हिकारू आया था तब योशिकी का मन इस विलेज को छोड़कर शहर जाने का था। योशिकी परेशान था कि सभी लोग उसके फैमिली बिजनेस में टांग अड़ाते हैं और क्योंकि उसके माँ बाप बहुत झगड़ा करते थे तो कई लोग पीठ पीछे योशिकी की फैमिली की बुराई भी करते थे। योशिकी का दम घुटता था इस छोटे विलेज में। ये सुनकर हिकारू कहता है तो फिर आज तुम्हें मेरे घर सोना चाहिए, जब भी तुम्हारा मन शहर जाने के लिए करे तब तो मेरे घर आ जाया करो। ये सुनकर योशिकी भी मन ही मन खुश हो जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ योशिकी मरे हुए हिकारू को याद करते हुए खूब रोता है और ये देखकर फेक हिकारू उसे पर्सनल स्पेस देने के लिए वहां से जाने लगता है, पर योशिकी उसे रोक लेता है। ये देखकर फेक हिकारू कहता है देखो मैं उसे अब रिप्लेस तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा
तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। इधर तकेदा तनाका से कहता है कि क्या तुम बैरियर वापस से इंस्टॉल नहीं कर सकते, जिस पर तनाका कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। देखो, अब बैरियर की वजह से ही नोनकीसामा इस टेम्पल में एंटर नहीं कर पाए थे। तकेदा आगे कहता है, जैसे तुमने यहाँ श्राइन के चारों तरफ ये बैरियर इंस्टॉल किया है, वैसे ही तुम ये बैरियर गांव के चारों तरफ इंस्टॉल कर दो। जिसका जवाब तनाका देते हुए कहता है कि ये बैरियर के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब भी मैं ये बैरियर क्रिएट करता हूँ तब मेरे शरीर से एक ऑर्गन चुरा लिया जाता है, इसलिए मैं कई सारे बैरियर क्रिएट नहीं कर सकता। तनाका ये भी कहता है कि वो चीज़ अब यहाँ से जा चुकी है, पर मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो चीज़ कुछ देर पहले यहीं पर थी। क्या पता फेस्टिवल की भीड़ ने उसे अट्रैक्ट किया हो यहाँ आने के लिए। एक मामूली सी इम्प्योरिटी भी डरावनी होती है, पर ये इतनी बड़ी चीज़ पता नहीं कैसे भीड़ की नज़र में नहीं आई। ये हो सकता है कि अब उसने अपना रूप बदलकर कुछ और बन गया हो। जब रियल हिकारू उस पहाड़ पर आया था तो वो अपना बैग लेकर ऊपर उस पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था, जहाँ पर उसे एक पेड़ दिखता है जो कि एक लड़की जैसा लग रहा था। फिर क्या था, भाई की ठरक जागी। उसके बाद उसका पैर फिसल गया और वहीं पर वो ढेर हो गया। अपने फाइनल मोमेंट्स पर हिकारू अपने डैड से सॉरी कहता है क्योंकि वो अपने इंडो फैमिली की ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाया, और हिकारू की माँ पहले ही बहुत दुखी हो चुकी थी कोहे के गुजरने की वजह से। तो हिकारू ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ दोबारा दुखी हो उसके जाने की वजह से। हिकारू को ये भी लग रहा था कि अगर वो मर गया तब यूसी बिल्कुल अकेला हो जाएगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। जिसके बाद एक रोशनी हिकारू के सामने आती है। हिकारू को वो रोशनी नोनकीसामा या किसी और जैसी लग रही थी। मरते मरते भी हिकारू के यही फाइनल वर्ड्स थे कि कोई भी योशिकी के साथ रहे ताकि वो अकेला ना महसूस करे। अब घर आकर योशिकी की बहन बाथरूम में नहा रही होती है। उसको वहां पर गिरे हुए बाल दिखते हैं जो कि बहुत ज्यादा लंबे थे, पर ऐसे बाल घर में किसी के नहीं थे। तभी उसकी नजर बाथ-टब पे जाती है, और जब वो बाथ-टब को देखती है तो वहां पर उसको बहुत लंबे लंबे बाल अंदर से बाहर आते हुए दिखते हैं। उसको समझ नहीं आता कि आखिरकार ये है क्या, पर जैसे ही वो उसको छूने के लिए जाती है तो वो बाल अपने आप अंदर चले जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। योशिकी अपनी मम्मी से कल स्कूल के लिए कुछ सामान मांग रहा होता है, और उसकी बहन अभी भी बाथरूम के अंदर ही होती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो घबराएगा ही। उसकी बहन की नज़र जैसी गेट पर पड़ती है तो वहाँ पर वही बाल हवा में उड़ रहे होते हैं, और बहुत लंबे लंबे बाल पूरे गेट की तरफ छाए हुए थे। इसके बाद अगले दिन स्कूल में ये सारे लोग गाना गा रहे होते हैं, पर इनका जो टीचर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है इनके गाना गाने के सीन से। अब यूटा खुश होता है कुकिंग क्लास के लिए। कुकिंग क्लास में इन लोगों का काम था इस बार फ्राइड चिकन बनाना, और यूटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। फ्राइड चिकन बनाते हुए योशिकी की नज़र हिकारू के ऊपर पड़ जाती है, और इसके बाद इन लोगों का फ्राइड चिकन बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद तो यूटा उसके ऊपर टूट पड़ता है खाने के लिए, पर वो लड़की बोलती है कि पहले तो भगवान को शुक्रिया करना चाहिए फिर खाना चाहिए। तो यूटा बोलता है कि तू दोस्त है, दोस्त रहे, माँ बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हिकारू योशिकी के पास आता है, और हिकारू उसको अपनी टीम का फ्राइड चिकन दिखाता है जो कि पूरा का पूरा जल चुका था। योशिकी बोलता है कि उसे ये फ्राइड चिकन बिल्कुल भी नहीं खाना। तभी हिकारू योशिकी से पूछता है कि तू जब फ्राइड चिकन बना रहा था तो मुझे क्यों घूर रहा था। योशिकी बोलता है कि फ्राइड चिकन को जैसे ही मैंने छुआ तो मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने तेरे अंदर हाथ डाला था, मतलब उसके चेस्ट वाले एरिया में। ये सुनकर हिकारू भी थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है कि क्या फिर से एक्सपीरियंस कर रहा है, और योशिकी भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सुनकर। इसके बाद ये लोग एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। हिकारू पहले की तरफ वापस से अपने चेस्ट एरिया पर एक स्लैश पड़वा देता है, और योशिकी वापस अपना हाथ उसके अंदर डालता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर तभी उसको अंदर से एक खिंचाव फील होता है कि उसको अंदर की तरफ कोई खींच रहा है। योशिकी को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ बार बार। योशिकी घबरा जाता है, और वो जो चीज़ होती है वो योशिकी के अंदर जाने लगती है। योशिकी घबरा जाता है और वो अपना हाथ बाहर निकाल देता है, और हिकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि योशिकी आखिर करना क्या चाह रहा है। योशिकी के पूरे ऊपर वो चीज़ लग चुकी होती है, और योशिकी अपना हाथ बाहर निकालता है। हिकारू बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और योशिकी भी ये बात मान लेता है, पर तभी उसको उसी औरत की बात याद आती है कि तुम जितना इस चीज़ में घुसोगे वो चीज़ तुम्हें अपने अंदर और खींचती जाएगी, और तुम उस दलदल में और गिरते जाओगे, और इस चीज़ की वजह से तुम बाकी एबनॉर्मल चीज़ों को भी अट्रैक्ट करोगे। योशिकी के हाथ पर एक निशान बन चुका था। अब योशिकी डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और बहन के साथ खाना खा रहा था, और उसकी बहन उसको उस भूत के बारे में बताती है जो कि उसने बाथरूम में देखा था। अब योशिकी इस बात को समझ जाता है कि ये सब पक्का हिकारू और इन सब की वजह से हो रहा है। इधर तनाका एक जगह पर बैठा हुआ होता है, और वहाँ पर तकेदा आकर पूछते हैं कि तू कुछ करने भी वाला है या नहीं करने वाला। और फिर वो इसके रूम में जब देखते हैं तो वहाँ पर उनको तनाका की तलवार मिलती है जो कि इतनी गल चुकी थी कि इससे इंसान क्या टमाटर भी ना कटे।
पर ये बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंसानों को मारने के लिए थोड़ी है, ये तो भूतों को मारने के लिए। और उसके बाद वो तकेदा उससे बोलता है कि तुम करने क्या वाले हो, और फिर वो उसको एक बॉल दिखाते हैं जो कि उसका वेपन होता है। अगले दिन योशिकी, यूटा और हिकारू तीनों मॉल गए हुए होते हैं और ये एक टेडी बेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। योशिकी से तो वो गेम पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से यूटा और हिकारू दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यूटा ने इस गेम में एक टेडी बेयर जीत लिया था, तो ये लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि वो ये सब कर किस लिए रहा है। यूटा बोलता है कि किसी के लिए नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कि किसी लड़की के लिए तो नहीं कर रहा है, और यूटा मना करता है, पर वो किसी लड़की के लिए ही कर रहा था, इसलिए वो शर्मा जाता है। उसके बाद योशिकी, यूटा और हिकारू एक डाइनिंग टेबल पर कैंटीन में बैठे होते हैं और वहाँ पर योशिकी सारी चीज़ें बताता है अपनी बहन के बारे में। हिकारू बोलता है उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आज आकर वो भूत भगा देगा। दूसरी तरफ यूटा ने यूकी के लिए वो टेडी बेयर लिया था, जिसको वो सारा टेडी बेयर लाकर दे देता है और देने के बाद चला जाता है। हिकारू योशिकी के घर आता है और दोनों बाथरूम के बाहर खड़े थे। हिकारू कहता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ जो भी चीज़ है वो उसको 1 मिनट में भगा देगा और वो उस भूत को योशिकी के पास भी नहीं आने देगा। पर हिकारू के अंदर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत गया और अंदर से ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना हिकारू आ रहा था। पर तभी अचानक से अंदर से एक आवाज़ आती है, जिसको सुन के योशिकी घबरा जाता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि हिकारू बाथ टब के अंदर डूबा पड़ा है। वो उसको बचाने के लिए जाता है, तो जो चीज़ होती है वो उसको भी अंदर खींच लेती है। योशिकी को डूबता हुआ फील हो रहा था, पर फिर वो अपने आप को एक खुले मैदान के बीच में पाता है और फिर उसके पीछे अजीब सी चीज़ें निकलने लगती हैं जो कि योशिकी के ऊपर अटैक करने लगती हैं। योशिकी को लग रहा था उसका खेल खत्म हो चुका है, पर तभी यहाँ पर एक टाइम स्विच होता है और कट सीन आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा हिकारू के सामने आ जाता है। बचपन में इन्होंने एक कबूतर पाला था, जिसको खाना ना देने की वजह से वो मर जाता है, और इसी बात पर हिकारू और योशिकी का झगड़ा होता है, क्योंकि हिकारू योशिकी के ऊपर ब्लेम डाल रहा था कि उसकी वजह से हुआ है। योशिकी जो अभी बड़ा था वो भी बच्चा बन चुका है और इन दोनों की बहस चालू हो जाती है और ये लोग आपस में मारामारी चालू कर देते हैं। तभी हिकारू होश में आ जाता है और वो देखता है कि ये तो योशिकी है और योशिकी उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस समय योशिकी अपने होश में नहीं था, वो उस बुरी आत्मा के वश में था। हिकारू किसी तरह योशिकी को बाथ टब से बाहर निकालता है और योशिकी ने हिकारू को काटना शुरू कर दिया था, और अब हिकारू के अंदर जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और योशिकी के अंदर जो चीज़ थी वो डर के मारे योशिकी की बॉडी को छोड़ देती है। उसके बाद यहाँ पर योशिकी नॉर्मल हो जाता है और उसको कुछ भी याद नहीं था उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसको सिर्फ सामने हिकारू दिख रहा था और उसके हाथ पर उसके दांतों के निशान थे। योशिकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसने ये क्या किया है और क्या नहीं किया है। हिकारू बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और जो वो बालों वाली चीज़ थी वो दीवारों के अंदर चली जाती है। योशिकी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि उसने हिकारू के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है, पर हिकारू बोलते हैं कि उसे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। वो पजेस्ड हो चुका था, अपने होश में नहीं था, मतलब जो उसने काम किया उसने किसी और के वश में आके किया, उसने खुद नहीं किया। तो हिकारू के समझाने पे योशिकी समझ जाते हैं। तभी यहाँ पर योशिकी के पेरेंट्स आते हैं और हिकारू को पता चलता है कि आज उसकी फेवरेट डिश बनने वाली है, तो आज वो योशिकी के घर पर ही खाना खाकर जाए। योशिकी जब हिकारू को देखता है तो उसे सब भूल जाता है कि वो इंसान है कि भूत है या फिर क्या है। वो उसको एक नॉर्मल बंदा लग रहा था जो कि बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। योशिकी के हिसाब से हिकारू एक अच्छा इंसान है और वो किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता, और अब योशिकी के मन में हिकारू की एक अच्छी इमेज बन चुकी थी। इधर तनाका ने उसी बॉल पर अपना खून लगाया और इन लोगों को जंगल में एक श्राइन मिली थी, उसी श्राइन पर ये लोग बॉल को फेंक देते हैं ताकि उस श्राइन के नीचे जो कुछ भी हो बाहर आ जाए। अगले दिन स्कूल में इसे पूछता है कि उसका इसके बारे में क्या सोचना है, तो ओसाको कहती है कि मेरा मानना है कि वो दोनों एक ही इंसान है। जब उनकी शक्ल एक जैसी है, आवाज़ एक जैसी है, तो वो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। पर यूथा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। उसका कहना था कि वो दोनों आदमी भले ही एक ही सेकंड के लिए अलग अलग बॉडी में थे, इसका मतलब है कि वो दोनों एक जैसे नहीं है। अब पूरी क्लास फिर से अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। इतने दिनों के बारे में ही सोच रहा था। क्लास खत्म होने के बाद हिकारू सभी को वीकेंड पर अपने घर पर इनवाइट करता है ताकि ये लोग हिकारू के घर पर मजे कर सकें। ये देखकर योशिकी खुश होता है कि हिकारू सभी के साथ अच्छे से रहता है, जबकि वो असली हिकारू है भी नहीं। अब जब ये दोनों घर जा रहे थे तो हिकारू की साइकिल खराब हो जाती है। दोनों उसको ठीक करने कीड़ा बुरी तरह से तड़प तड़प कर मर रहा होता है और उसके पास एक भूत होता है। वीकेंड पर सभी हिकारू के घर आते हैं और हिकारू योशिकी को अपने रूम से गेम्स उठाकर लाने को कहता है ताकि सभी लोग मिलकर गेम खेल सके। योशिकी जैसे ही हिकारू के रूम के पास जाता है तो उसे उस दिन की बातें याद आने लगती हैं जब हिकारू जिंदा था।
वो रूम में गेम ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां एक टोपी दिखाई देती है और वो सोचने लगता है कि उसने ये टोपी कहीं पर तो देखी है। बचपन में जब वो फिर से रूम में गेम ढूंढने लगता है, पर गेम ढूंढते ढूंढते वहां एक और चीज मिलती है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। योशिकी को कुछ अजीब लगता है तो वो उसे जलाते हैं। तभी एक लड़का हिकारू से पूछता है कि तेरे घर में वो क्या है, जिस पर हिकारू कहता है कि वो एक मंदिर है जो कि हमारे घर में ही है और इसे मेरे दादा दादी चलाते हैं। उसाको का पटाखा उस लड़के की वजह से बंद हो गया था तो वो गुस्से में उसे एक झांटा झाड़ देती है। हिकारू सभी को कहता है कि वो दुकान से गर्मी लग रही थी और उसकी आइसक्रीम खाने का मन होता है, तो वो भी हिकारू और ओसाको के पीछे जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए ओसाको कहती है कि तो ये वही माउंटेन है जहां से तुम वापस आए थे, जिस पर हिकारू कहता है कि हाँ, पर अभी मुझे कुछ भी याद नहीं। ओसाको कहती है कि जब हिकारू उस माउंटेन पर गया था तो उसके साथ हुआ क्या था। ये सुनते ही हिकारू वहीं पर खड़ा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ओसाको जिससे उसकी जान बच जाती है, मतलब वो जो भूत था वो एक अच्छा भूत था। इसका मतलब था कि हर भूत बुरा नहीं होता। अब जब हिकारू को पता चल जाता है कि ओसाको को उसके बारे में पता चल चुका है तो वो ओसाको के पास आता है। तभी हिकारू की आंखों से कुछ बाहर निकलने लगता है जो अब ओसाको के अंदर जा रहा था। तभी वहां पर योशिकी मारी देता। हिकारू के मुंह से ये सब सुनकर योशिकी पागल होने लगता है। उसे लगने लगता है कि हिकारू के लिए किसी को मारना बस एक खेल है, उसको किसी की जिंदगी की कदर नहीं। हिकारू उसको बताता है कि उसके लिए जिंदा और डेड पर्सन दोनों एक जैसे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है या कौन जी रहा है। योशिकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हिकारू को ये क्या हो गया। उसे तो लग रहा था कि हिकारू बदल रहा है, पर ये तो बद से बदतर होता जा रहा है। वो ओसाको के बारे में सोचने लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई। तभी योशिकी पूछता है कि गांव में जो उस बुजुर्ग औरत की मौत हुई थी, कहीं उसके पीछे हिकारू का हाथ तो नहीं। वो हिकारू से कई सवाल करता है पर हिकारू कोई जवाब नहीं देता। तभी ओसाको को होश आ जाता है। वो कहती है कि हिकारू को ओसाको को कुछ नहीं पता है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस बात को यहीं पर खत्म कर देता है। पर अब योशिकी को हिकारू से नफरत होने लगती है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है।